एहन दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां दूर होंगी और जवानों को वन रैंक वन पेंशन देना कोई ऐसा नहीं, ये आपका अधिकार है। तो दोस्तों आइए मैं बात करूंगा युगचरण चैनल से कि आखिर वन रैंक वन पेंशन का संस्करण चौथा आने वाला है, यानी 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 और 4। क्या 4 में बदलाव होगा? क्या 4 में फायदा होगा? क्योंकि 8वां वेतन आयोग भी बीच में। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले ओआरओपी 1 की, और जो 1 जुलाई 2014 से इफेक्टिव हुआ था, और उसका जो क्राइटेरिया रखा था कि बेस ईयर उन्होंने कहा बेस ईयर दिसंबर 2013 था, और दिसंबर 2013 के हिसाब से उन्होंने रैंक और लेंथ के हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम को एवरेज किया और एक नया पे यानी नई बेसिक पेंशन को निर्धारण किया। यदि आप आर्मी के थे, एयरफोर्स के हैं, नेवी के, यानी सबके सेम रैंक और सबके सेम लेंथ के हिसाब से उन्होंने पे का निर्धारण किया, और उससे कई लोगों को फायदा हुआ और कहीं लोगों को समझ में आई। लेकिन ऑब्जेक्शन यह था कि आपने मैक्सिमम पे क्यों नहीं रखा। अब जब ओआरओपी 1 के साथ साथ आपका 7वां वेतन आयोग आया, और 7वां वेतन आयोग के बाद आपकी एक बार फिर पेंशन रिवीजन होती है, अब सेम परिस्थिति आ जाती है। लेकिन ओआरओपी 1 से ओआरओपी 2 में क्या बदलाव हुआ, और रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि क्या जो विसंगतियां हैं वो दूर होंगी। इसके बारे में खबर में आने से पहले मैं जरा बात करूंगा कि जैसे ही ओआरओपी 2 हुआ और 1 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी दोनों हाथ उठा के, कि उन्होंने कहा कि सबको वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलेगा, चाहे वो लेफ्ट नायक है, चाहे वो नायक है, चाहे वो हवलदार है, या वो स्वेच्छा से फौज छोड़ी है, या फौज ने उसका यानी पूरी सर्विस पूरी हो गई है, यानी अपनी भाषा में कहें या वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आया है या वो कलर सर्विस करके आया, सभी को वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलेगा। और ये फायदा बिल्कुल मिला भी। लेकिन 7 नवंबर 2015 को एक पॉलिसी लेटर जारी किया जाता है, और उसमें उन्होंने एक चीज ऐड कर दी कि अब यानी ओआरओपी 1 के बाद ओआरओपी 2 1 जुलाई 2014 के बाद जो लोग प्रीमेच्योर रिटायरी जाएंगे उनको वन रैंक वन पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। दुर्भाग्य की बात थी, हैरानी की बात थी कि मैक्सिमम लोगों को आपने दे दिया, यानी सबको इसका फायदा दिया, और उसके बाद आपने प्रीमेच्योर रिड्यूस कर दिया। अब प्रीमेच्योर आने वाले बिल्कुल चंद मुट्ठी भर लोगों को आपने वन रैंक वन पेंशन फायदा से वंचित कर दिया। यह अन्याय है। यदि आप सैनिकों की बात कर रहे हैं तो आखिर प्रीमेच्योर यानी वो डिस्चार्ज नहीं आए, यानी उसकी सर्विस रैंक उनके पास मान लो नायक था और उसकी सर्विस लगभग 15 साल हो गई थी, वो 2 साल आगे नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी पारिवारिक समस्याएं थी। लेकिन यह केस हाईकोर्ट तक गया, डिस्क्रिमिनेशन फाइल किया गया कि आप ओआरओपी के अंदर एक ही कैटेगरी के एक जो प्रीमेच्योर हैं 1 जुलाई 2014 से, उनको आप फायदा दे रहे हो, एक को नहीं दे रहे हो। ये डिस्क्रिमिनेशन का केस है। माननीय हाईकोर्ट का आदेश शायद सरकार के पास अभी पेंडिंग है, माना नहीं है। अब 2019 में आपने देखा हो ओआरओपी 2 में बहुत कम फायदा हुआ। अब कम फायदा क्यों हुआ? कि उसका बेस ईयर 2018 था। अब 18 के साथ जो पे कमीशन का जो फैक्टर था, यानी जो पे कमीशन 7वां लगा था, और उसकी बड़ी विसंगति सामने निकल के आई। और जब आपने देखा कि ओआरओपी 1 से 2 में लोगों को फायदा कम हुआ और कईयों को हुआ ही नहीं, जैसे नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, और कुछ ऑनरी रैंक है, यानी इनको तो फायदा कहीं हुआ ही नहीं, यानी ये माइनस में रहा। और ये सेम कंडीशन यानी 2024 तक रही, यानी फिर तीसरा संस्करण 1 जुलाई 2024 को यहां पर उन्होंने बेस ईयर 2013 लिया, एवरेज रखा, और फिर उन्होंने प्रीमेच्योर को आउट करते गए। वो प्रीमेच्योर जो 1 जुलाई 2014 के बाद सेना उन्होंने छोड़ी थी, लेकिन उनके साथ फिर इनजस्टिस हुआ। अब मैं बात करूंगा कि अगला संस्करण 1 जुलाई 2029 को आएगा, और इसके बीच में माननीय रक्षा मंत्री का बयान क्या कहता है ये मायने रखता है। और इसी बयान पे आने से पहले मैं ये बात करूंगा कि 2029 से पहले समझ सकते हो कि वह आम चुनाव है, जनरल इलेक्शन है, नए प्रधानमंत्री जी बनेंगे या नई सरकार गठित होगी। तो ये बहुत अच्छा हमारा सौभाग्य है कि ओआरओपी और जनरल इलेक्शन साथ साथ होते हैं, और 5 साल का पीरियड ओआरओपी का होता है, 5 साल सरकार का होता है, तो सरकार पर एक दबाव रहता है। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सरकार कहीं ना कहीं खिलौने में चाबी भर देती तो खिलौना पीछे भी चलने लगता, कोई पता नहीं। अब मैं बात करूंगा क्या विसंगतियां दूर होंगी। तो विसंगतियां कौन सी थी? विसंगति थी यानी प्रीमेच्योर रिटायरीज को देना, एक्स ग्रुप की विसंगति थी, विडो पेंशन की विसंगति थी, और सबसे बड़ा विसंगति ये थी कि आपने जो उसका मैक्सिमम पे रखना चाहिए था, मैक्सिमम पे एवरेज नहीं करना चाहिए था, यानी तीनों फोर्सेस का लेना चाहिए था।
और आपने फिटमेंट फैक्टर जो आपने देखा उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए पुराने लोगों की पेंशन ज्यादा, नयों की कम। क्या अब ऐसा फिर होगा? क्या अब ऐसा फिर होगा? पहले तो मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग में, जब आपका इंडिविजुअल फायदा नहीं, जहां आप ले रहे हो पेंशन, आपको एक फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, उससे मल्टीप्लाई करके आपकी दोबारा जो पेंशन है उसी हिसाब से, यानी इंडिविजुअली बढ़ेगी। इंडिविजुअली बढ़ेगी। जो आप ले रहे हैं, मानो फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है और आपकी बेसिक पेंशन 40,000 है, तो आपकी वो सीधी सीधी 80,000 हो जाएगी। भले किसी का रैंक कुछ है, कोई मतलब, लेकिन इसमें यह बात है कि जितने भी प्रीमेचर हैं सबको इसका फायदा मिलेगा, सबको फायदा मिलेगा। अब बात करूंगा 1 जुलाई 2029 वाली, तो उसमें फिर क्या होगा? बेस ईयर होगा 2028 और 2028 पर ही आपको पे कमीशन लागू होगा। बड़ी बात है, जैसा कि आरओपी 1 और पे कमीशन 7 में हुआ था। अब यहां पर संभावना है कि ऑलरेडी आपको सरकार एक फिटमेंट फैक्टर के साथ खड़ा कर देती है, और फिर अब ये डिपेंड करेगा कि जो सर्विंग वाले लोग हैं, लेफ्टिनेंट नायक, सिपाही या जो उनका रैंक है, उसको उसके हिसाब से हमारी बढ़ेगी। अब उनको कहीं फिर गड़बड़ हो, अब उनका ऑलरेडी फिटमेंट फैक्टर 2.57 से कम चलता आ रहा है। अब उसमें बेसिकली संशोधन हुआ नहीं, मेन क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन वहां पे था। तो मुश्किल से आपको 1 जुलाई 2024 को बहुत कम फायदा नजर आएगा, वो आप देख सकते हो। अब ये कह रहे हैं कि 1 पेंशन के साथ साथ एक्स वेटरन्स डे के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें की। उसके लिए सर का आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, और उसके साथ उन्होंने क्या कहा है। देवियों व सज्जनों, लंबे समय से चली आ रही 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को सरकार ने पूरी ईमानदारी से साकार किया है। हमने उस असमानता को खत्म करने का प्रयास किया है जिसे हमारे वेटरन्स वर्षों से महसूस कर रहे थे। इस व्यवस्था को लागू होने से वेटरन के जीवन में न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है, बल्कि यह भरोसा भी मजबूत हुआ है, देश उनके साथ न्याय करता है। लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं तो सरकार ने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। जो कुछ भी आपके साथ किया जाना चाहिए, जितना किया जाना न्याय संगत है, वही सरकार ने किया है। साथियों, हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर भी सरकार की सोच पूरी तरह से साफ है कि जिसने अपना जीवन देश के नाम कर दिया, उसके स्वास्थ्य के साथ भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और इसको ध्यान में रखते हुए यक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को लगातार मजबूत किया जा रहा है। और हमारा यह प्रयास है कि हेल्थ फैसिलिटी सिर्फ शहरों तक सीमित न होकर गांव और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, ताकि रिमोट एरियाज में रहने वाले हमारे वेटरन्स को कोई तकलीफ न होने पाए। कि 1 पेंशन कोई एहसान नहीं किया है सरकार ने, ये आपका हक है, क्योंकि आपका बलिदान, आपका त्याग, आपका काम, यानी इसकी कहीं से भी हम किसी के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसा उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना वेटरन्स डे पर दिल्ली कैंट स्थित मानेक शॉप में पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका शौर्य, बलिदान, आजीवन सेवा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दौरान उन्होंने 1 पेंशन की बात रखी। सशस्त्र सेना दिवस पर उन्होंने कहा है कि 1 पेंशन पर बात करते हुए उन्होंने कहा, लंबे समय से चली आ रही 1 पेंशन की मांग सरकार ने पूरी ईमानदारी से उसको साकार किया। हमने उस असमानता को खत्म करने का प्रयास किया है जिसे हमारे पूर्व सैनिक वर्षों से महसूस कर रहे हैं। यानी आपने बहुत सारे आंदोलन किए हैं जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान, भले हमें डायरेक्ट डेलीगेशन से नहीं मिला, लेकिन सब कोई सोशल मीडिया देख रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि हमें इग्नोर कर रहा हो। वो इसके 2 प्रमाण हैं कि 10 साल में 1 पेंशन का सेलिब्रेशन सरकार को रद्द करना पड़ा था कि पूर्व सैनिकों ने काला दिवस मनाया था, काली पट्टी बांध के घूमे थे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि अभी भी जेसीओ जवान इस बात को महसूस कर रहे हैं कि 1 पेंशन में उनके साथ छल और कहीं ना कहीं ठगी हुई है। किसने की है, कैसे हुई है, ये आप सब समझ सकते हैं। और रक्षा मंत्री जी ने कहा, इस व्यवस्था को लागू होने से वेटरन्स के जीवन में न केवल वित्तीय स्थिरता आई, बल्कि भरोसा भी मजबूत हुआ कि देश उनके साथ खड़ा है, देश ने न्याय किया। अब पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं। ईसीएचएस को लेकर बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को लगातार मजबूत किया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ शहरों तक सीमित न रहकर गांव, दूर दराज इलाकों तक पहुंचेगी, ताकि रिमोट एरिया में रहने वाले वेटरन्स को तकलीफ न हो। यानी साथ साथ उन्होंने तमाम कहा कि टेलीमेडिसिन के जरिए डॉक्टर वहां से ओपीडी करेंगे। राजनाथ सिंह जी ने आगे कहा कि वेटरन्स अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं
तो उन्हें सरकार आगे प्रोत्साहित करेगी और लोन की बात रोजमर्रा की जरूरतों को समझते हुए आपके लिए अर्थ यानी पैसे की व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं संकेत हैं आपके लिए, एक अच्छे संकेत हैं। राष्ट्र के लिए बलिदान करने वाले सैनिकों के स्मारक की बात कही। कार्यक्रम में आगे राजनाथ सिंह ने कहा कि वेटरन्स के अलावा हम उन सैनिकों का भी उचित सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो दोस्तों ये थी हमारे रक्षा मंत्री जी के मन की बात। वो हमेशा कहते हैं कि इनका सम्मान है हमारे दिल में छिपा हुआ है। पर्सनली भी बोलते हैं मेरे सौभाग्य की बात है मैं गृह मंत्री भी रहा, मुख्यमंत्री भी रहा, लेकिन जितना सुकून और जितना आत्मसात की बात की, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात की कि मेरा लगाव है कि मैं शायद ये बहुत पुण्य का काम कर पा रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे इतना अवसर दिया। तो मैं आपकी बात की ईमानदारी पे पूरा भरोसा रखता हूं और निकट भविष्य में मैं देखूंगा कि आप सैनिकों के डेलीगेशन से मिलें जहां पर जेसू जवान हो, उनकी बात सुने और वो कह नहीं रहे कि हमें क्या दीजिए, वो कह रहे हैं कि ये विसंगति है आप एक्सेप्ट कीजिए। यानी उन्होंने कहा रिटायर्ड जज से कराइए, लेकिन आप हमारी बातों का आपको सम्मान करना होगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय इसके ऊपर? धन्यवाद।